मिडिल क्लास एंड रिच पीपल थिंक एंड स्पेंड देयर मनी। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि यार ज्यादा पैसे बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए पहले हमें ये समझना है कि गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी पैसे कैसे खर्चता है। इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेगी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल है, जिसे हर इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ में करता है। इसमें 2 चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम है जो पैसा हमें जॉब से आ रहा है, और एक्सपेंस है जो हमारे महीने का खर्चा है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, जिसमें 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। और इन दोनों चीजों की समझ ही हमें अमीर या गरीब बना सकती है। एसेट्स वो चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती है बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस या दुकान जिसमें हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, एक्सेट्रा। लायबिलिटी वो चीजें हैं जिनको खरीदने के बाद भी जेब से हमारे पैसे जाते रहते हैं, जैसे कि पर्सनल यूज की कार में हमें हर साल सर्विसिंग के पैसे देने पड़ते हैं। अपने लिए घर लेने पर उसकी मेंटेनेंस करवाते रहनी पड़ती है, इसलिए हमारी जेब से पैसे जाते रहते हैं। अब ये समझने के बाद मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ये गरीब आदमी कैसे पैसे खर्चता है। गरीब आदमी, लेट्स से किसी मजदूर के पास बहुत कम इनकम होती है, और जितनी इनकम है उससे ज्यादा उसके एक्सपेंसेस हैं। इसीलिए जो कैश का फ्लो है, वो पैसे पहले उसकी जेब में एज एन इनकम आएंगे, और फिर वो बेसिक जरूरतों में जैसे कि खाना, रहना, एक्सेट्रा, इसमें एज एन एक्सपेंस खर्च हो जाते हैं और किसी और के पास चले जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये चलता रहता है। इनके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी, क्योंकि ये बेचारे लोग बस सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज दें और कोई हाई इनकम जॉब दें, ताकि इनकी अपलिफ्टिंग की जा सके। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से ये एसेट्स के बजाय लायबिलिटीज लेते रहते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने छोटे बिजनेस से। ये पैसे इनकी इनकम है, और क्योंकि इन्होंने पहले से ही लायबिलिटीज ले रखी है, जैसे कि लोन पर घर, लोन पर कार, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, एक्सेट्रा, तो सबसे पहले पैसे उन लायबिलिटीज की किस्तें देने में चले जाते हैं। और फिर आता है एक्सपेंसेस, जिसमें घर का खर्चा है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा। तो इनका एसेट कॉलम खाली रहता है, और हर महीने ये कोई ना कोई नई लायबिलिटी लेते रहते हैं, जैसे कि आईफोन, एक्सेट्रा। और इसीलिए एक मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में ही रहता है। फाइनली आता है रिच। एक अमीर इंसान इतने एसेट्स बना चुका है कि उनके एसेट से ही पैसे जनरेट होते रहते हैं। उन एसेट्स में से कुछ पैसे का वो नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा। और इवन एसेट्स के पैसों से वो लायबिलिटीज लेते हैं, और क्योंकि एसेट से ज्यादा पैसे जनरेट हो रहे हैं, इसलिए वो बचे हुए पैसों से दोबारा से एसेट्स लेते रहते हैं, और उनका एसेट कॉलम बढ़ता रहता है। इसीलिए एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। इन शॉर्ट, रिच माइंडसेट वाले इंसान को पता है कि पहले एसेट्स बनेंगे और फिर जाके वो लायबिलिटीज लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा मेन कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट, जो कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमा सकता है, जिसे वो एक क्वाड्रेंट से दिखाते हैं, जिसमें ई, एस, बी एंड आई है। ई का मतलब है एम्प्लॉय, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, बी का मतलब है बिग बिजनेसेस, और आई का मतलब है इन्वेस्टर। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान बी और आई क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि ई और एस से अमीर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। आइए इन चारों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ई है एम्प्लॉय। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास जॉब है, जो पैसों के बदले अपने टाइम को एक्सचेंज करता है। अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान या खुद का कोई छोटा बिजनेस खोल रखा है, ये सोचकर कि खुद का काम करने पर वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इन चारों में से एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन बन सकती है। इमेजिन कीजिए कि कोई डेंटिस्ट है जिनका क्लिनिक है, वो जितने सक्सेसफुल होते रहेंगे उतने ज्यादा पेशेंट्स उनके पास आते रहेंगे, और फिर वो उतने ही बिजी हो जाएंगे। अपने मेन त्योहार, न्यू ईयर्स, दिवाली जैसे दिनों में भी वो बिजी होंगे और अपनी फैमिली को कुछ टाइम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है बी, यानी रियल बिजनेसेस। ये लोग हैं जो ओपीटी यानी अदर्स पीपल टाइम की लेवरेज को यूज करना सीख गए हैं। हो सकता है ये पूरे फ्री ना हो, लेकिन ये दूसरों से काम करवा सकते हैं, और ये देश के लिए भी अच्छा है, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसका रियल एग्जांपल है जेफ बेजोस, जो अमेज़न की सीईओ की पोजीशन से रिजाइन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास अमेज़न के शेयर्स हैं और दुनिया के अभी भी वो रिचेस्ट इंसान है। कोई बिजनेसमैन जिसके पास कोई फ्रेंचाइजी है जिसमें उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आता है आई, यानी इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद सिर्फ 10 से 20% ही वो डालते हैं और बाकी लोन ले लेते हैं।
जिसकी इंस्टॉलमेंट्स उन प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से जाती है, और ये खुद की प्रॉपर्टी भी मैनेज नहीं करते, उसके लिए भी इनके पास एम्प्लॉइज हैं। इसके बाद आती है रॉबर्ट की नेक्स्ट बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसमें उन्होंने 5 टाइप के इन्वेस्टर्स की बात की है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। कभी आपने सोचा है कि यार काश मैंने बायजूस के शेयर पहले खरीद लिए होते, ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई, इवन ग्रो एप्लीकेशन के शेयर्स ले लिए होते, इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन कंपनीज के अभी आईपीओ नहीं हुए हैं, इसलिए कॉमन इंसान इन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड नहीं है और अमीर आदमी ही इनके शेयर्स खरीद सकता है। तो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर उसे माना जाएगा जिसकी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए है, या फिर जिसके पास 7.5 करोड़ के एसेट्स हो। तो ऑब्वियसली हम लोग तो इस कैटेगरी में नहीं आते, और इसीलिए इन कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एनीवेज, सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के शेयर्स को खरीदने की नॉलेज रखते हैं, यानी हमें से वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स को कैसे एनालाइज किया जाए, और इसीलिए हम इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वो हैं जिनमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की सारी क्वालिटीज, यानी वो कंपनीज को एनालाइज करना तो जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टैक्सेस की नॉलेज भी जानते हैं, जिसकी वजह से वो कम टैक्स देते हैं, और इसीलिए इनका रिटर्न क्वालिफाइड इन्वेस्टर से बेटर होता है। फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर आते हैं द इनसाइड इन्वेस्टर। द इनसाइड इन्वेस्टर वो हैं जो खुद के एसेट्स या बिजनेस बनाते हैं, बेशक एक कमरा ही उन्होंने किराए पे क्यों ना दिया या फिर करोड़ों की कंपनी ही क्यों ना खड़ी करी, वो दोनों इनसाइड इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आए। और फाइनली आता है द अल्टीमेट इन्वेस्टर। ये हाईएस्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी बना के उसे पब्लिक कर दिया है और बाकी लोग उन कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम सब लोग उनकी कंपनी जोमैटो के शेयर्स खरीद रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, जिसमें रॉबर्ट कहते हैं कि जैसे ही आप थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लग जाओ, उस वक्त आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस टैक्स बन जाएगा। और अगर हम ई या एस क्वाड्रेंट में हैं, तो हमारे पास टैक्स बचाने की कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोग टैक्स बचा सकते हैं, और वो भी लीगली, और ये रिबेट खुद गवर्नमेंट देती है, क्योंकि बी यानी बिजनेसेस जॉब क्रिएट करते हैं, और आई यानी इन्वेस्टर्स या तो बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे जो इवेंचुअली जॉब क्रिएट करेंगे, या फिर रियल एस्टेट में, जिससे देश में लोगों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स लेती है तो उनका फाइनल गोल भी यही है कि या तो वो जॉब्स क्रिएट करें या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक की इंप्रूव करें। इस बुक में 5 फाइनेंशियल आईक्यूज की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट फाइनेंशियल आईक्यू है मेकिंग मोर मनी, यानी पहले तो हाई इनकम स्किल सीखो जिससे हम ज्यादा पैसे कमा सकें। तो जो इंसान साल के 50 लाख रुपए कमा रहा है, उसका फाइनेंशियल आईक्यू उस इंसान से ज्यादा है जो साल के सिर्फ 2 लाख रुपए कमा रहा है। सेकंड फाइनेंशियल आईक्यू आता है प्रोटेक्टिंग योर मनी, यानी जो पैसे हम कमाएंगे उसे हमें दूसरों से बचाना है, जैसे कि कोर्ट केसेस में लॉयर से, मतलबी दोस्तों से, और स्पेशली टैक्सेस से। इसलिए टैक्सेस को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। थर्ड फाइनेंशियल आईक्यू है बजटिंग योर मनी, यानी अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हर महीने 10% सेव करना है, तो फिर कुछ भी हो जाए हमें 10% सेव करना ही करना है। इसे हम बिजली का बिल मान सकते हैं कि अगर हमने 10% सेव नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी। फोर्थ फाइनेंशियल आईक्यू आता है लेवरेजिंग योर मनी, यानी हम गुड डेट या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेके महंगी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए हमें काफी नॉलेज चाहिए। और फिफ्थ फाइनेंशियल आईक्यू आता है इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफेट उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बारे में उन्हें 100% कन्विक्शन है कि फ्यूचर में ये कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो बेसिकली इस बुक में रॉबर्ट ने फुली नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसेस को प्रमोट किया है। इस बुक में वो 8 एसेट्स बताते हैं और 8 एसेट्स को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ दिया। और ये 8 एसेट्स हैं। एसेट नंबर 1 रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। तो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें रियल वर्ल्ड नॉलेज मिल सकती है कि कैसे हम बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस वर्ल्ड में काम करेंगे। एसेट 2 प्रॉफिटेबल पाथ टू पर्सनल डेवलपमेंट। अगेन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमें हमारे डर से डील करना सिखाएगी, क्योंकि हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। एसेट 3 अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज। तो अगेन इनके अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस की नॉलेज तो आएगी ही आएगी, लेकिन हमें वो दोस्त नहीं मिलेंगे जो लाइफ में हमारी तरह ही सोच रहे हैं। एसेट 4 द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। तो इनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि पावर जो है वो नेटवर्क में है, यानी हम कितने लोगों को जानते हैं। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि हम खुद का नेटवर्क बनाएं और उसे बड़ा करते रहें, और ये नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है।
एसेट 5, अ डुप्लीकेबल फुली स्केलेबल बिजनेस, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। हम जितने ज्यादा लोगों को चाहें उतनों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एसेट 6, इनकम्पैरेबल लीडरशिप स्किल्स, इसमें हमारी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जल्दी बढ़ेंगी। एसेट 7, अ मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन, तो रॉबर्ट कहते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा नहीं है बल्कि टाइम है, एंड ऑब्वियसली एज यू गेस्ड इट, ये नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव किया जा सकता है। एसेट 8, बिग ड्रीम्स एंड द कैपेसिटी ऑफ लिविंग देम, यानी नेटवर्क मार्केटिंग से हम बड़ा घर और बाकी बड़े ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे और इवन खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। एनीवेज, ये रॉबर्ट कियोसाकी के व्यूज हैं, मेरे नहीं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सोच समझ कर ही करना। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है कि व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। इस बुक में एक बहुत ही फेमस कोट है, क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट से लाइफ में बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? आंसर, वो चीजें पढ़ के जो ए स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ी। तो इस पूरी बुक में फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताया गया है कि ए स्टूडेंट्स बेसिकली एकेडमिक एजुकेशन पर ही फोकस करते हैं, और एकेडमिक एजुकेशन यानी स्कूल्स में हमें फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में ई या एस यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए ही रेडी होते हैं। लेकिन सी स्टूडेंट्स बाकी एरियाज भी एक्सप्लोर करते हैं और इसलिए बी और आई यानी बिजनेस और इन्वेस्टर बनने के लिए चांसेस ज्यादा है। कई कॉन्सेप्ट्स जो ए स्टूडेंट मिस कर जाते हैं लेकिन सी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, वो है 1, हमारा घर हमारा एसेट नहीं है। 2, सेवर्स आर लूजर्स, यानी जो लोग सेव करते रहते हैं वो लूज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पैसे प्रिंट करती रहती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें कम से कम वहां अपने पैसे पार्क करने चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन रेट मीट हो जाए। 3, डेट यानी उधार अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, जो कि अमीरों की एक लेवरेज है। 4, अमीर लोग टैक्सेस को समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, इसीलिए टैक्सेस अमीरों को और अमीर बनाता रहता है। 5, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वो ये चीज सीख गए हैं कि पैसों को खुद के लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स और इसके अलावा कियोसाकी की बुक आती है सेकंड चांस। इस बुक में रॉबर्ट 4 एसेट क्लासेस की बात करते हैं कि इनमें से हम कोई भी एक एसेट क्लास चूज कर सकते हैं और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, और यही हमारा सेकंड चांस है, क्योंकि फर्स्ट चांस हमने स्कूल में मिस कर दिया है। और ये 4 एसेट क्लासेस हैं। 1, बिजनेस, यानी बिजनेसेस बनाओ और कोशिश करो कि उन बिजनेसेस को इतना काबिल बना दो कि वो तुम्हारे बिना भी चल सके। 2, रियल एस्टेट, अपार्टमेंट्स, हाउसेज या वेयर हाउसेज खरीदो और उनसे रेंटल इनकम लेते रहो। पूरे एरिया को पहले सर्च करो और उस एरिया के घर का एवरेज प्राइस पता करो, और जो घर एवरेज प्राइस से सस्ता मिल रहा है उसे बाय करना ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 3, पेपर एसेट्स, इंडेक्स फंड्स, कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वो पेपर एसेट्स हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें इनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे ओपिनियन में हम जॉन बॉगल और पीटर लिंच की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। 4th, कमोडिटीज, एग्रीकल्चर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटीज वाली एसेट क्लास में आते हैं। अगर बाकी किसी एसेट क्लास में नुकसान होने लग जाए तो उस वक्त ये एसेट क्लास हेल्प कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बुक रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग थी, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से देखा था कि पुअर, मिडिल क्लास और अमीर लोग कैसे अपने पैसे मैनेज करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि हम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसेस या इन्वेस्टमेंट में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, इवन एक से ज्यादा 2 क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। ई और एस में नहीं, बल्कि बी और आई यानी बिजनेसेस और इन्वेस्टर में फाइनेंशियली फ्री बना जा सकता है। नेक्स्ट बुक इंक्रीज और फाइनेंशियल आईक्यू में पुराने दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हमने ये देखा था कि ई एम्प्लॉय और एस सेल्फ एम्प्लॉयड वाले अपना पैसा कैसे डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं बी और आई के कंपैरेटिवली, और क्यों बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को टैक्स में गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट्स देती है। इसके अलावा हमने 5 फाइनेंशियल आईक्यूज की बात की थी, जो थे ज्यादा पैसे बनाओ, पैसों को प्रोटेक्ट करो, बजट बनाओ, लेवरेज लो और फाइनली अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंप्रूव करो। इसके बाद गाइड टू इन्वेस्टिंग में हमने 5 तरीके के इन्वेस्टर्स की बात की थी, जो थे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, द क्वालिफाइड इन्वेस्टर, द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, इनसाइड इन्वेस्टर और द अल्टीमेट इन्वेस्टर। इसके बाद बिजनेसेस ऑफ 21st सेंचुरी में हमने 8 एसेट्स की बात करी, जो रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग से हमें मिल सकते हैं। इसके बाद हमने वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स में देखा था कि स्कूल्स हमें एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बिजनेसेस, 2 रियल एस्टेट, 3 पेपर एसेट्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड, शेयर्स एक्सेट्रा, और 4th एसेट क्लास थी कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की ये वीडियो काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो अपने फ्यूचर को इंप्रूव कर पाए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। एनीवे